नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हो सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिस पर हम अभी पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे थे इंडक्शन मोटर के बारे में। मैंने आपको कल इंडक्शन मोटर की बनावट मैंने आपको दिखाई थी, किस तरह से बनावट होती है, और हमारे पास स्टेटर और रोटर के बारे में मैंने आपको बताया था। बनावट के अंदर मैंने आपको विद फोटोज़ के साथ बताया था स्टेटर किस तरह से दिखाई देता है और मेरा रोटर किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, रोटर मैंने आपको दो टाइप के बताए थे। सबसे पहला स्क्विरल केज रोटर, उसके बाद में वाउंड या फिर स्लिप रिंग रोटर। ठीक है, तो बात करते हैं आगे हम इंडक्शन मोटर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे पास दो टाइप के रोटर थे। मैंने आपको जो रोटर बताए थे, रोटर मेरे पास दो टाइप थे। फर्स्ट वाला था मेरे पास स्क्विरल केज, जो कि बताया था मैंने गिलहरी का जो पिंजरा होता है उसकी तरह का जो मेरे पास रोटर होगा उसे बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। दूसरा मेरे पास जो टाइप होता है रोटर का, दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास है वाउंड या फिर हम इसे बोलते हैं स्लिप रिंग रोटर। ठीक है, ये मेरे पास दो टाइप थे रोटर के, जो कि हम यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर। अब मेरे पास मैंने आपको स्क्विरल केज का रोटर के बारे में पूरी डिटेल बता दी है, किस तरह से स्क्विरल केज रोटर हमारे पास, इसके अंदर किस तरह की वाइंडिंग्स होती है। वाइंडिंग्स हम इसके अंदर करते नहीं हैं, हम इसके अंदर बार या फिर एल्यूमिनियम की छड़ लगाते हैं डायरेक्ट, और इन छड़ों को मैंने आपको बताया था पैरेलल और हम तिरछा रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग सी बहुत ही अच्छी बातें, सारी बातें बता दी है। अभी हम आज पढ़ेंगे वाउंड रोटर या फिर स्लिपिंग रोटर के अंदर जो मुख्य मेरी बातें होंगी उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में विद फोटो के साथ साथ मैं दिखाऊंगा भी हमारे पास जैसे कि वाउंड रोटर वो किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कौन सा रहेगा, वाउंड टाइप, इसे ही हम बोलते हैं स्लिप रिंग टाइप रोटर। ये मेरे पास दूसरा टाइप का रोटर है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, वाउंड या फिर हम इसे बोलते हैं स्लिप रिंग टाइप रोटर ही हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर मुख्य बातें क्या होगी, इसके अंदर मुख्य बातें आपको ध्यान देनी होगी। सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं हम, 3 फेज़ वाइंडिंग हम इसमें करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस रोटर के अंदर हम 3 फेज़ वाइंडिंग, ठीक है, करते हैं। सबसे पहली बात ये, जो हम वाइंडिंग्स करेंगे, जो हमारे पास वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग का जो कनेक्शन होगा वो हम करते हैं स्टार कनेक्शन के अंदर। ठीक है, वाइंडिंग का जो कनेक्शन होगा वो हम करते हैं स्टार के अंदर। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और मेरे पास नेक्स्ट इसके अंदर बात क्या है, जो मेरे पास इसके अंदर वाइंडिंग होगी उसके थ्रू क्या है, हम इसको एंड रिंग के थ्रू, एंड रिंग से रोटर के एंड रिंग से हम क्या करेंगे, रोटर के एंड में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात, इस रोटर की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी, इस रोटर के अंदर हम एक्सटर्नल जो प्रतिरोध होता है, जो मेरे पास बाहरी प्रतिरोध होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है आज के लिए। ये स्लिप रिंग टाइप रोटर के अंदर इसी बात से क्या है, हमारे पास इस रोटर का जो मेरे पास स्टार्टिंग टॉर्क होगा, जो मेरे पास स्टार्टिंग जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी इस रोटर के अंदर। इस रोटर के अंदर मुख्य बात क्या है, जो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इस रोटर के अंदर मैं जोड़ सकता हूँ, और मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या होगा, स्टार्टिंग जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा होगा, मैंने आपको कल बताया था। एक मेरे पास फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग टॉर्क का, फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, फाई I2, और मेरे पास यहाँ बनता है कोस फाई, जो कि हमारे पास है एंगल। ठीक है, कोस फाई इसे बोलते हैं, पावर फैक्टर है मेरे पास ये आपको पता है, पावर फैक्टर बोलते हैं इसको हम, कोस फाई को पावर फैक्टर। इलेक्ट्रिशियन जो स्टूडेंट है उसको पावर फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट है, पावर फैक्टर उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है डेली लाइफ के अंदर। और जो भी प्रैक्टिकल करते हैं, जितने भी सब स्टेशन है, जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहता है वो पावर फैक्टर का ही रहता है।
ठीक है। पावर फैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पावर फैक्टर के बारे में किसी को भी कोई डाउट है, मैंने क्या है एसी साइकिल, एसी एनालिसिस के वीडियोस डाल रखे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर। इलेक्ट्रिकल की आप प्ले लिस्ट ओपन करोगे इलेक्ट्रिशियन की, तो उसके अंदर मैंने एसी एनालिसिस, कौन सा है, एसी एनालिसिस के बारे में मैंने करवा रखा है, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर क्या है, मैंने पावर फैक्टर के बारे में अच्छी तरह से डिटेल वाइज पूरा समझाया हुआ है। पावर फैक्टर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है, और क्यों महत्वपूर्ण होता है पावर हमारे लिए, पावर फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल वाइज मैंने आपको समझाया हुआ है। तो एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स आपको पावर फैक्टर तो पता होना चाहिए। हर एक एग्ज़ाम के लिए भी इसमें से क्या है 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर आप अच्छी तरह से जानें इनके बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला बनता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला मेरे पास क्या रहेगा, R2/Z2, ये मेरे पास पावर फैक्टर का फॉर्मूला बनता है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू ये रख देता हूँ। मान लीजिए मैंने T स्टार्टिंग बराबर 5I2 और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, R2/Z2, ये वैल्यू मैंने रख दी। ये वैल्यू रखने के बाद मेरे पास क्या होगा, टॉर्क और R का संबंध क्या बन रहा है, T स्टार्टिंग और मेरे पास R का संबंध बन रहा है समानुपाती का, मतलब बराबर का संबंध बन रहा है। जितना मेरे पास प्रतिरोध में बढ़ाऊंगा तो मेरा टॉर्क भी बढ़ेगा, ये मेरे पास समानुपाती का संबंध है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है इस रोटर के अंदर अलग से हम रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या होगा, इसका टॉर्क है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपको समझ भी आ गया होगा किस तरह से इनका संबंध होता है, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है, आगे मेरे पास इसके अंदर अगर हम रोटर के अंदर प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं, अगर हमारा रोटर का एक्सटर्नल प्रतिरोध है वो ज़्यादा हो गया तो क्या बनेगा, हमारे पास R हमारे पास ज़्यादा हुआ R2, तो मेरे पास जो करंट होगा, करंट ही कौन सा, स्टार्टिंग जो करंट होगा मेरे पास, स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम कम क्यों करते हैं स्टार्टिंग करंट को, स्पेशल कम करने के लिए, स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, स्टार्टर्स का। मैंने आपको बताया है डीसी मशीन के अंदर भी हमने पढ़ा है, जो हमारे पास स्टार्टर्स होते हैं, जो स्टार्टर्स क्या काम करते हैं, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने में काम आता है हमारे पास स्टार्टर। स्टार्टर खुद हम लगाते हैं स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। लेकिन इस रोटर के अंदर मेरे पास सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे लाभदायक बात यही है हमारे पास कि हम इसके अंदर R बढ़ा रहे हैं, तो R हमारे लिए इसके अंदर बहुत सा काम कर रहा है। ये प्रतिरोध इस रोटर के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है हमारा। क्या क्या काम कर रहा है, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा देगा, जो कि मोटर के लिए अच्छी बातें होती है, ये हमारी लाभदायक बातें हैं सारी ये। उसके बाद मेरे पास स्टार्टिंग करंट कम कर देगा, जो कि हम स्टार्टिंग करंट हमें ऑलरेडी इससे कम कर रहा है, तो हमें स्टार्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी हमारे पास लिमिट तक वैल्यू कम करता है, ज़्यादा नहीं भी, आप बिल्कुल ही वैल्यू कम कर सकते हो, नहीं कुछ लिमिट तक ही होता है ये बातें, ठीक है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग करंट भी कुछ कम होगा, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास स्लिप रिंग टाइप रोटर की कुछ मुख्य बातें हैं, और जो बची हुई बातें वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इस रोटर को हम लोड के साथ भी चला सकते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे पास ये रोटर है, इस रोटर को हम लोड के साथ चला सकते हैं, ठीक है। इस रोटर को हम लोड के साथ चला सकते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है मेरे पास, मान लीजिए हमारे पास जो स्टेटर पे जो वाइंडिंग है, जो स्टेटर पे हम वाइंडिंग करते हैं और उनके पोल बना रखे हैं हमने 4, स्टेटर पे जो वाइंडिंग की है उसके अंदर मेरे पास पोल है 4, तो रोटर पे पोल कितने होंगे, रोटर पर भी जो मेरे पास पोल बनेंगे वो मेरे पास स्टेटर पोल के बराबर ही बनने वाले हैं, 4 ही पोल बनेंगे, ठीक है। अगर मैं स्टेटर पे 2 पोल बना रहा हूँ तो रोटर पे मेरे पास 2 ही पोल बनेंगे। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा आपके पास जो मेरे पास स्लिप रिंग टाइप रोटर है उसके अंदर स्टेटर जो पोल बनाएगा उतने ही हमारे पास रोटर के अंदर पोल बनने चाहिए, ठीक है। ये मुख्य बातें हैं मेरे पास स्लिप रिंग टाइप रोटर की, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास जो नेक्स्ट बातें रहेगी वो रहेगी कौन सी, वर्किंग प्रिंसिपल की। मैं आपको अभी वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इंडक्शन मोटर का, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो कार्य सिद्धांत क्या है इंडक्शन मोटर का, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हेडिंग डालता हूँ मैं कार्य सिद्धांत
इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। हमें इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत करना है। इसके अंदर मुख्य बातें क्या आपको ध्यान रखने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास एक स्टेटर है, ठीक है। ये मेरे पास कोई स्टेटर बॉडी है जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग्स कर रखी है। ये मेरे पास स्टेटर है जिस पे हमने वाइंडिंग्स कर रखी है, और यहाँ पर मेरे पास ये भाग है रोटर का, ठीक है। मैं एक आपको अज्यूम करके दिखा रहा हूँ कौन सा स्टेटर है, कौन सा मेरे पास इसके अंदर रोटर बन रहा है और किस तरह का होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर वाइंडिंग कर रखी है, ये मैंने यहाँ पर वाइंडिंग्स कर रखी है, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, स्टेटर को मैंने सप्लाई दी, 3 फेज सप्लाई दे रहा हूँ स्टेटर को मैं। स्टेटर को मैंने R, Y और B ये तीनों सप्लाई दी है स्टेटर को। डायरेक्ट हम स्टेटर से टर्मिनल निकालते हैं बाहर, ठीक है। स्टेटर पे सप्लाई देने के बाद R के अंदर जो मेरा फेज है उसके अंदर करंट बनेगा मेरा RIR, ठीक है। और Y के अंदर जो मेरा करंट बनेगा वो बनेगा IY, और मेरा B के अंदर जो करंट बनेगा वो बनेगा IB, ठीक है। ये तीनों करंट मेरे इस तरह से बन जाएंगे, अलग अलग फेज़ के अंदर तीनों करंट मेरे जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, मेरे पास ये जो करंट आगे जाएगा तो ये फ्लक्स बनाएगा फाई R, ये करंट आगे जाने के बाद फ्लक्स बनाएगा फाई Y, और ये फ्लक्स बनाएगा फाई B। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास ये जो भाग है इसको मैंने माना हुआ है, ये मेरे पास है रोटर। बिल्कुल धीरे धीरे अच्छी तरह से समझ रहे हैं डिटेल वाइज हम। ये मेरे पास भाग माना गया है, ये मेरे पास है स्टेटर, जो कि स्टेटर भाग मेरा स्टेशनरी रहता है, रोटर भाग मेरा घूमने वाला भाग है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पास ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का ये भाग है मेरे पास इस तरह से कुछ, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर ये कोर बना रखी है मैंने, और कोर के ऊपर मैंने इस तरह से वाइंडिंग कर रखी है। मेरे पास ये वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की। जहाँ पर मैं सप्लाई देता हूँ उसे मानता हूँ मैं प्राइमरी साइड, सभी को पता होना चाहिए। जहाँ पर सप्लाई देंगे हम V1 उसको मानते हैं हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, और जो मैं सेकेंडरी साइड सप्लाई में लोड लगाता हूँ, ठीक है, सेकेंडरी साइड जो मेरा लोड होगा उसे हम मानते हैं यहाँ पर V2 मिलेगी, और ये मेरे पास होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सभी को पता है। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी साइड के जितने भी मेरे पास पैरामीटर लिखता हूँ, जैसे कि I1 होगा, यहाँ पर N1 होगा, E1 उत्पन्न होगा, सारे 1 लिखे हुए हैं इस साइड में, प्राइमरी साइड में। सेकेंडरी साइड में मैं लिखता हूँ V2 है तो यहाँ पर I2 करंट बनेगा, ये N2 नंबर ऑफ टर्न है, ये मेरे पास E2 है। तो इस तरह से सेकेंडरी साइड में मैंने क्या लिखे हैं, सारे 2 हिसाब से लिखे हैं, 2 नंबर से। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेरे पास प्राइमरी साइड होगी उनको मैं 1 लिखूँगा, ये आपको समझना होगा। सेकेंडरी साइड पे जो भी मैं पैरामीटर लिखूँगा उनको लिखूँगा 2 के हिसाब से, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं जितनी बातें यहाँ, सेम यही बातें इनके अंदर होने वाली है। कैसे, ये मेरे पास प्राइमरी साइड होगा स्टेटर का, और रोटर का साइड होगा मेरे पास सेकेंडरी साइड, ठीक है। सेम ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत हो रहा है इसके अंदर। ऊपर वाला भाग मेरे पास प्राइमरी साइड, नीचे वाला भाग मेरे पास सेकेंडरी साइड, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, समझने में इजी रहेगा इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, मेरे पास बीच का जो भाग है ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एयर गैप, वायु अंतराल, ठीक है। रोटर और स्टेटर के बीच में मेरे पास जो गैप होता है, थोड़ी सी बिल्कुल सा छोटा सा गैप होगा, वो मेरे पास क्या होता है, एयर गैप होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन उठता है जो कि मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। वो क्वेश्चन लगभग जितने भी टेक्निकल एग्जाम है उनके अंदर 99% पूछा गया है, ठीक है। वो बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन होगा। अब मेरे पास क्या है, प्राइमरी साइड से मैंने सप्लाई दी है, ये मेरे पास वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा फ्लक्स, तो इन वाइंडिंग के अंदर मेरे पास E1 उत्पन्न हो जाएगी, मतलब वोल्टेज बन गई, ठीक है। इस वोल्टेज के कारण मेरे पास इस गैप के अंदर मेरे पास एक स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, ठीक है। इस गैप के अंदर मैं नाम देता हूं मैं ये स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। इस गैप के अंदर मेरे पास स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स बनता है जो कि इस डायरेक्शन में मेरे पास घूम रहा है। वो जो स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स है वो मेरा लिंक करेगा किसके साथ, रोटर की वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा,
ड्यू टू थ्रू प्रेरण के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। इंडक्शन के कारण मेरे पास प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड लिंक होता है, ऐसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर हो रहा था, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास यहाँ पर लिंक हुआ, लिंक होने के बाद ये जो मैंने वाइंडिंग कर रखी है यहाँ पर रोटर पर जो वाइंडिंग कर रखी है, मैंने आपको बताया था चुंबक के अंदर क्या सिस्टम होता है, जैसे कि नॉर्थ साउथ है ये, ठीक है। ये मेरे पास चुंबकीय फील्ड है इनका, चुंबक का। अब मैं क्या करूँगा, कोई अगर दूसरा जो मैं आयरन का पीस इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लेके आऊँगा, ठीक है, तो ये भी आयरन का पीस क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाता है। ये तो आपको प्रॉपर्टीज़ पता है चुंबक की, ठीक है। वही कंडीशन ये, इसके अंदर फ्लक्स लिंक किया, फ्लक्स लिंक करने के बाद जो आपने सुना होगा फेराडेज लॉ के अनुसार, फेराडे जो लॉ होता है हमारा, फेराडे का जो नियम होता है, फर्स्ट नियम, फेराडे का फर्स्ट लॉ जो होता है, उसके नियम के अनुसार मेरे पास रोटर के अंदर जो मेरे पास वाइंडिंग्स है, उनके अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, जिसे बोलते हैं E2 नाम से। इस E2 के कारण मेरे पास I2 बनेगा और मेरे पास रोटर के अंदर फ्लक्स बनेगा, जिसको नाम देता हूं मैं फाई रोटर, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, एक तो मेरे पास स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, एक मेरे पास बन गया रोटर का चुंबकीय फ्लक्स। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, दो मेरे पास फ्लक्स बन गए, दोनों फ्लक्स आपस में टकराएंगे एक दूसरे से, ठीक है। दोनों फ्लक्स आपस में टकराने के बाद क्या होगा, दोनों फ्लक्स आपस में टकराने के बाद एक मेरे पास रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा, जिसको नाम दिया गया है फाई आर, ठीक है। इसको नाम देता हूँ फाई रिजल्टेंट, ठीक है। दो चीज़ आपस में टकरा रही है, स्टेटर वाला और रोटर वाला फ्लक्स, तो एक मेरे पास नया फ्लक्स बनेगा, जिसको नाम मैंने दिया है फाई रिजल्टेंट। इसी के कारण मेरे पास क्या है, जो फाई रिजल्टेंट है वो मेरे पास घूमता रहता है, किस पर, सिंक्रोनस स्पीड पर मेरे पास फाई रिजल्टेंट घूमता रहता है, ठीक है। और इस सिंक्रोनस स्पीड के कारण मेरे पास रोटर का जो फ्लक्स है इस सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करेगा और मेरे पास मोटर क्या है, घूमती चली जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा मैंने कार्य सिद्धांत आपको बताया है। इसके अंदर कंडीशन आपको याद क्या रखनी है, जो मेरे पास फाई रिजल्टेंट है, फाई रिजल्टेंट क्या होता है मेरे पास, 1.5 गुना होता है किसका, फाई एम का, मेन फ्लक्स का। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फाई रिजल्टेंट मेरा क्या होगा, 1.5 गुना होगा फाई एम का, जो कि मेरे पास स्टेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके कारण, ठीक है। ये बात भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है बहुत बार, यहाँ तक आपको पता चला। उसके बाद क्या है, मेरे पास इनके अंदर जो मैंने वाइंडिंग्स कर रखी है, जो मेरी वाइंडिंग्स है, जो मैंने वाइंडिंग्स कर रखी है, तो वाइंडिंग्स के अंदर जो मेरे पास फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस यानी कला अंतर जो मेरे पास है, फेज डिफरेंस बोलते हैं कला अंतर, जो मेरे पास कला अंतर है, कला अंतर कितना होता है हमारे पास वाइंडिंग्स का, वो होता है 120 डिग्री का। मैंने आपको कई बार बताई है ये बातें, तो ठीक है। और मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास यही होगी, जो मेरा रोटर का जो फ्लक्स होगा, जो मेरा रोटर का जो फ्लक्स होगा, रोटर फ्लक्स की जो चाल होगी, जो मेरे पास रोटर के फ्लक्स की चाल होगी, रोटर फ्लक्स की चाल जो मेरे पास स्टेटर का जो फ्लक्स होगा, स्टेटर फ्लक्स के चाल से कम होती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कम होती है, रोटर फ्लक्स की चाल स्टेटर फ्लक्स के चाल से कम होती है। अगर मेरे पास मान लीजिए ये मेरे पास स्टेटर का फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, फाई एस नाम देता हूँ इसको, वैसे ही स्टेटर का फ्लक्स, तो रोटर का फ्लक्स क्या होगा, इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। इनके बीच का गैप कम होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच का अगर गैप बनेगा तो इसी बात को हम बोलते हैं क्या, सापेक्ष गति। इसी बात को हम बोलते हैं सापेक्ष गति, जिसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये मेरे पास होती है सापेक्ष गति। तो आप यहाँ तक समझ सकते हो किस तरह से मैंने आपको सारी बातें बताई है इस वर्किंग प्रिंसिपल की, ठीक है। इसी बात से हमारे पास क्या निकलती है, इसी बात से मेरे पास स्लिप का फॉर्मूलाज बनता है। तो मैं अभी डिस्कस करूँगा आपके पास स्लिप के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर एयर गैप की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, ये पॉइंट आपके लिए नोट रखना है, ठीक है। रिजल्टेंट फ्लक्स कौन सी स्पीड पे होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे, और वाइंडिंग के अंदर जो अंतर होता है वो 120 होगा। रोटर फ्लक्स की चाल है वो स्टेटर फ्लक्स के चाल से कम होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं एयर गैप की। थोड़ी सी बात मैं एयर गैप की बताना चाहूँगा, बहुत बार क्वेश्चन उठता है,
क्वेश्चन डायरेक्ट क्या उठेगा, अगर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अगर हमारा एयर गैप जो है, एयर गैप ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। एयर गैप अगर ज़्यादा हो गया तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन है पावर फैक्टर ज़्यादा, दूसरा ऑप्शन है पावर फैक्टर कम, तीसरा ऑप्शन है पावर फैक्टर यूनिटी, और चौथा ऑप्शन है डी नंबर मेरे पास ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया अगर एयर गैप मेरा ज़्यादा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है, एयर गैप ज़्यादा हुआ तो मेरे पास पावर फैक्टर कम हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। अभी पीछे पंजाब का एग्ज़ाम हुआ था, पंजाब जेई का, PSPCL जेई का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले मेरे पास एक एग्ज़ाम हुआ था वाइस प्रिंसिपल राजस्थान का, IT के लिए। ठीक है, IT वाइस प्रिंसिपल राजस्थान का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और उससे पहले IT इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एयर गैप के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी स्लिप की बात करते हैं। ठीक है, स्लिप के बारे में आपको बताना चाहूँगा। स्लिप क्या होती है मेरे पास, स्लिप वही होती है जो मेरे पास इंडक्शन मोटर में मेरे पास जो सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड जो मेरे पास है और मेरे पास रोटर स्पीड है, उन दोनों की जो गति के अंदर जो अंतर होगा उसे बोलते हैं स्लिप। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, जो मेरी एक तो होती है सिंक्रोनस स्पीड और एक मेरे पास क्या होती है रोटर स्पीड, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। बस डायरेक्ट आपको यही याद रखना है। और मेरे पास क्या होगा, अगर मैं बात करना चाहूँ परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज स्लिप की बात करेंगे हम, तो मेरे पास क्या होगा NS माइनस NR बटा में क्या होगा NR गुना में 100। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, स्लिप का फॉर्मूला यहाँ पर सॉरी NS होगा, यहाँ पर होगा NS। ठीक है, ये मेरे पास बनता है परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला, जो कि आपको याद रखना होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर कोई भी डाउट है वो हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्लिप का पूछ ले, फिर छोटी मोटर है उसके अंदर स्लिप किस तरह से होती है और बड़ी मोटर के अंदर स्लिप किस तरह से होती है। ठीक है, कितनी वैल्यू लगभग पूछी जाती है इसके अंदर। तो मेरे पास जो छोटी मोटर होगी, फुल लोड पर मेरे पास छोटी मोटर है, मेरे पास क्या है फुल लोड पर छोटी जो मोटर है, छोटी मोटर की जो स्लिप होगी वो कितनी होती है, लगभग हम मानते हैं 5% तक मानते हैं छोटी मोटर के लिए। ठीक है, और मेरे पास जो फुल लोड पर बड़ी मोटर की स्लिप जो होगी वो कितनी मानते हैं, 2% मानते हैं। और यही स्लिप मेरे पास क्या होती है, वेरीज करती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास मुख्य बातें होती है स्लिप के बारे में। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको स्लिप के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, ये हम लेते हैं RPM के अंदर, स्पीड आपको पता ही है। तो ये मेरे आज का जो टॉपिक है वो लगभग क्लियर हो चुका है। सबसे पहले मैंने आपको रोटर के बारे में बताया, वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या बनावट होती है, विद फोटोज़ मैं आपको दिखा दूंगा साथ में। ठीक है, और मेरे पास उसके बाद में क्या है, मैंने वर्किंग प्रिंसिपल बताया डिटेल के अंदर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें मैंने आपको बताई है वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल वे में। ठीक है, इतना आप समझोगे तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, स्लिप होती है। स्लिप क्या होती है, स्लिप क्या काम करती है, वो मैंने आपको बताई। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, टॉर्क के बारे में थोड़ी सी बातें, टॉर्क के बारे में बताना चाहूँगा, वो आपके बारे में पता होनी चाहिए। टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या होता है मेरे पास, जिसे आप बोलते हो बला घूर्ण। ठीक है, टॉर्क को हम बोलते हैं बला घूर्ण। बला घूर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास फोर्स आपने सुना होगा, फोर्स का नाम, फोर्स यानी कि बल, बल आपने सुना होगा। मान लीजिए कोई हमारे पास कोई बॉडी है एक, ठीक है, ये बॉडी पड़ी है कोई, इस बॉडी को हम लगा रहे हैं इस साइड में बल, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉडी मेरे पास अगर सरफेस पे है, बिल्कुल समतल जगह पे है, और ये बॉडी इस साइड से इस साइड में जा रही है। ठीक है,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बल लग रहा है, ठीक है। अगर यही बल हम कोई घुमावदार चीज़ के अंदर लगाएंगे, गोलाकार चीज़ में लगाते हैं, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए कोई हमारे पास ये बॉडी पड़ी है और इस बॉडी को हम घुमाना चाहते हैं इस साइड से, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टॉर्क। बस है तो दोनों बल ही एक दूसरे के, होते तो बल ही है, लेकिन बल हमारे पास इस तरह से लगता है और मेरे पास जो टॉर्क है वो लगता है हमेशा गोलाकार चीज़ के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो गोलाकार सरफेस होना चाहिए। तभी हम मोटर्स जनरेटर्स पढ़ते हैं, उनके अंदर फोर्स कम ही नाम यूज़ करते हैं। लगभग हम क्या है सभी के अंदर टॉर्क ही बोलते हैं, टॉर्क उत्पन्न हुआ, टॉर्क इस तरह से बनता है, ठीक है। अब टॉर्क बनने की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। टॉर्क बनने की कंडीशन आपको पता क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, 2 फ्लक्स होने चाहिए, 2 फ्लक्स होने चाहिए, तभी हमारे पास टॉर्क बनेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ये मेरे पास स्टेटर है, ठीक है, ये मेरे पास स्टेटर था, ये मेरे पास क्या है, रोटर है, रोटर की वाइंडिंग है। स्टेटर पे मैंने सप्लाई दी तो मेरे पास क्या हुआ था, स्टेटर के अंदर मेरे पास एक फ्लक्स बना था φs, जिसे नाम दे दिया मैंने फाई स्टेटर का, और रोटर के अंदर मेरे पास लिंक हुआ तो E2 बनी, E2 के बनने के बाद I2 बनने के बाद मेरे पास एक फ्लक्स बना था जो कि नाम दिया था रोटर फ्लक्स, ठीक है। अब 2 फ्लक्स बन गए मेरे पास, 2 फ्लक्स बनने के बाद एक नया रिजल्टेंट फ्लक्स बना था, मैंने तभी लिखा था फाई रिजल्टेंट, ठीक है, तभी मैंने लिखा था फाई रिजल्टेंट। तो इसीलिए क्या है, मैं बोलता हूँ आपको टॉर्क बनने के लिए मेरे पास 2 फ्लक्स होने ज़रूरी है, जो कि इस मोटर के अंदर है, 2 फ्लक्स है तो रिजल्टेंट बनेगा और रिजल्टेंट इस रोटर को घुमाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो 2 फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स के बीच में, दोनों फ्लक्स के बीच में कुछ विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर दूरी होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये मेरा क्या है, स्टेटर का फ्लक्स है, ठीक है, रोटर का फ्लक्स इस तरह से आ रहा है, मेरे पास रोटर का फ्लक्स है। तो अब क्या है, स्टेटर का फ्लक्स मेरा ये है, रोटर का फ्लक्स मेरा ये है, तो ये आगे चल रहा है, ये मेरे पास पीछे चल रहा है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। ये नहीं भी ये इसके अंदर ये साथ में ये इसके बराबर चलता रहेगा, बराबर चलेगा तो कभी भी हमारी मोटर नहीं चलेगी, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मेरे पास स्टेटर और रोटर का फ्लक्स बराबर हो जाता है तो मेरे पास क्या होगा, मोटर नहीं चलेगी, स्लिप 0 हो जाएगी, उस कंडीशन में मोटर मेरी पूर्णतः बंद हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो तभी मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है, कुछ ना कुछ इनके बीच में अंतर होना ज़रूरी है, रिलेटिव स्पीड होनी ज़रूरी है इनके बीच में, ठीक है। इसे हम सापेक्ष गति भी बोलते हैं, सापेक्ष गति भी होनी ज़रूरी है। सापेक्ष गति होगी तभी मेरे पास जो मोटर है वो चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास स्टेटर का जो फ्लक्स है वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा है, ठीक है, और रोटर का फ्लक्स क्या कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये घूमता रहेगा और मेरे पास ये रोटर का फ्लक्स इसको पकड़ता रहेगा, ये कभी हाथ नहीं आएगा, हाथ नहीं आएगा तो मेरे पास ये रोटर का फ्लक्स है वो घूमता रहेगा और इसी तरह से मोटर मेरी चलती रहेगी, ठीक है। तो तभी मेरी मोटर चलती है। तो ये मैंने आपको बात बताई है, बेसिक प्रिंसिपल बला गुण के बारे में, टॉर्क के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और लाभदायक भी रहा है। अगर आपको लगे कुछ ना कुछ आपके लिए इस चैनल के माध्यम से हेल्पफुल चीज़ें मिल रही है, लाभदायक चीज़ें मिल रही है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, हम भी आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही क्या है, जो आगे मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा भी आपके लिए नई वीडियो आई हुई है। डेली रूटीन से लेक्चर वाइज देखिए, पूरी मैंने डिटेल से सारी बातें बता रखी है, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट लेक्चर से लेके लगभग 50 से ज़्यादा मैंने वीडियोज़ डाल रखी हैं। सारे क्या है कंटिन्यू देखोगे लगातार, ठीक है, लगातार देखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपकी मजबूत हो जाएगी। जितने भी मैं आपको कंटेंट कराना हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे हम इंडक्शन मोटर को और आगे देखते हैं किस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।